हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वे फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक्स के बारे में, हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जहां हीमो का मतलब होता है ब्लड और फीलिया का मतलब होता है प्रेम। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो रक्त का स्राव ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है, जहाँ चोट लगने पर ब्लड जो है का जो बहाव होता है वो लगातार होता रहता है, यानी कि बहुत समय के बाद ही इसका रक्तस्राव रुक पाता है। हम बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में अब। एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये जो होती है आनुवांशिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है, यानी कि जो ब्लीडिंग का मतलब होता है जो रक्त स्राव होता है उसमें डिसऑर्डर है। इन बीच इसमें जो होता है अब्सेंस ओवर लो लेवल ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, इसमें जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं यानी कि रक्त को जो है रोकने वाले जो फैक्टर होते हैं या तो वो अब्सेंस हो जाते हैं या उनका लेवल जो होता है वो लो हो जाता है, काज जिसके कारण जो होता है द ब्लड टू क्लोट इम्प्रॉपरली, जहाँ ब्लड का जो क्लोट होता है वो इम्प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता, यानी सही तरीके से नहीं हो पाता। इस टर्म इसी शब्द को हम लोग जो है हीमोफीलिया कहते हैं। हम आगे बात करेंगे इसमें नॉर्मल क्लोटिंग टाइम, जो नॉर्मल जो क्लोटिंग टाइम होती है, रक्त का थपका जमने का जो समय होता है 2 से 8 मिनट होता है। इन हीमोफीलिया पेशेंट, जो हीमोफीलिया जो पेशेंट होते हैं, द क्लोटिंग टाइम इंक्रीज, उसमें क्लोटिंग टाइम जो होती है वो बढ़ जाती है सिग्निफिकेंटली, यानी कि विशेष तौर से, बिकॉज क्योंकि देयर इज ए डिफिशेंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर इन देयर बॉडी, वहाँ वहाँ बॉडी में जो होती है यानी शरीर में जो होती है क्लोटिंग फैक्टर की क्या हो जाती है, डिफिशेंसी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर जो क्लोटिंग टाइम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम इसके जो है टाइप्स के बारे में बात करेंगे हीमोफीलिया के। हीमोफीलिया इज़ द 3 टाइप, हीमोफीलिया जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। अब हम इसके बारे में जो है वन बाय वन करके देखते हैं। हीमोफीलिया ए को हम लोग जो है क्लासिक हीमोफीलिया भी कहते हैं। आइए देखें, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, ये सबसे सामान्य प्रकार का होता है, यानी कि ये 80% केसों में जो है हीमोफीलिया ए पाया जाता है। देखेंगे डिफिशेंसी और अब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8, यानी कि जब क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं यानी कि उनकी डिफिशेंसी हो जाए या फिर वो अनुपस्थित हो जाए। कौन से क्लोटिंग फैक्टर, जो 8 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनकी या तो या कमी हो जाए या फिर वो अनुपस्थित हो जाए, तो हीमोफीलिया ए जो है वो क्रिएट होता है। हम अगले नंबर की बात करेंगे हीमोफीलिया बी, इसको क्रिस्टमस डिसीज यानी कि एक साइंटिस्ट के नाम पर जो है पड़ा है, इसको हम जो है क्रिस्टमस डिसीज के नाम से भी जानते हैं। 90% यानी कि 19% केस में ये पाया जाता है। देखेंगे डिफिशेंसी और अब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 9, जब क्लोटिंग फैक्टर 9 का मतलब होता है ये जीन होते हैं, जब उसकी जो है कमी हो जाती है या फिर वो अनुपस्थित हो जाते हैं तो हीमोफीलिया ए बी जो है वो क्रिएट होता है। अब हम अगले टाइप्स के बारे में बात करेंगे, हीमोफीलिया सी, जिसको रोसेंथल्स हीमोफीलिया भी कहते हैं। देखेंगे दिस इज ए रेयर टाइप एंड यूजली माइल्ड, ये बहुत ही रेयर टाइप के होते हैं, यानी कि 1% ही इसका चांस होता है। यूजली प्राय ये माइल्ड माने बहुत ही हल्के होते हैं। इसमें बात करेंगे आगे डिफिशेंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 11, जब क्लोटिंग फैक्टर 11 की कमी हो जाती है, यानी फैक्टर की हम मतलब होता है जीन से ही जब कमी हो जाती है तब हीमोफीलिया सी जो है वो क्रिएट हो जाती है। हम बात करेंगे अब इसके इटियोलॉजी के बारे में, यानी हीमोफीलिया के इटियोलॉजी के बारे में। इसमें देखेंगे स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज, माने हम जो है इसमें फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जिनके कारण जो होता है वो डिसीज उत्पन्न होती है। आगे हम इसमें बात करेंगे डिफिशेंसी ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि जो ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर होते हैं जब उनकी कमी हो जाती है, इज द ओनली काजेज ऑफ हीमोफीलिया, यानी कि जब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की जब कमी हो जाती है तो उससे केवल जो होता है हीमोफीलिया जो है का कारण बनते हैं। इसमें बात करेंगे आगे टाइप ए बी सी हीमोफीलिया रिजल्ट, यानी कि जो टाइप ए बी और सी हीमोफीलिया होते हैं परिणाम स्वरूप ड्यू टू द किसके कारण, डिफिशेंसी इन क्लोटिंग फैक्टर, जो क्लोटिंग फैक्टर की जब डिफिशेंसी होती है तभी हीमोफीलिया ए एंड बी और सी होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर 8, 9 और 11 होते हैं रिस्पेक्टिवली क्रमशः। हम आगे बात करेंगे इसमें, देखें सिंस माने चूंकि टाइप ए एंड बी हीमोफीलिया आर एक्स लिंक्ड, यानी कि जो टाइप ए और बी हीमोफीलिया होते हैं वो एक्स लिंक्ड होते हैं, हम इनके बारे में
पैथोजेनेसिस में बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी सिर्फ यहाँ आप समझिए एक्स लिंक्ड दे अकर इन मेन, ये एक्स लिंक्ड होते हैं वो सिर्फ मेंस में ही पाए जाते हैं एंड आर कैरिड बाई ए सिम्टोमेटिक वुमेन। एक्स लिंक जो हीमो ए और बी होते हैं हीमोफीलिया जो होते हैं वो मेंस में ही पाए जाते हैं, और ये वुमेन्स में जो होते हैं वो सिर्फ कैरिड यानी कि धोने का ही काम करते हैं लक्षणों को, और ये एसिम्प्टोमेटिक होती है यानी कि इसमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ये सिर्फ वुमन में जो है कैरी करते हैं, यानी ह्यूमन जो होता है इन हीमोफीलिया के लक्षणों को सिर्फ जो है ढोने का काम करता है। हम आगे बात करेंगे टाइप सी हीमोफीलिया इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। टाइप सी प्रकार की जो हीमोफीलिया होती है ऑटोसोमल होती है, यानी वो एक्स लिंक्ड, जो एक्स का यहाँ मतलब होता है क्रोमोसोम, एक्स लिंक से इनका संबंध नहीं होता है, इसको हम कहते हैं नॉन सेक्स क्रोमोसोम। हम इसमें जो है आगे बात करेंगे स्पॉन्टेनियस जीन म्यूटेशन, जब अचानक से जीन में जो है म्यूटेशन होता है काजेज द ऑर्डर, यानी कि जो है ये डिसऑर्डर का जो है कारण बनते हैं, यानी कि डिसीज का कारण बनते हैं। हम आगे इसमें बात करेंगे दिस टाइप अफेक्टेड माने यह इस प्रकार के जो प्रभाव होता है, ए में जो होता है 80% होता है केस में, बी जो होता है वो 19%, सी जो है सिर्फ 1% में ही केस में जो है दिखाई पड़ते हैं। हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में, हीमोफीलिया के पैथोजेनेसिस के बारे में। यहाँ पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग कैसे उत्पन्न होते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कौन से पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। वो होता है म्यूटेशन इन जीन, यानी जीन में जब म्यूटेशन यानी कि जब उत्परिवर्तन होता है, यानी कि जब उसमें बदलाव होता है। हम इसमें बात करेंगे आगे हीमोफीलिया इज इनहेरिटेड क्लोटिंग डिसऑर्डर। हीमोफीलिया जो होता है आनुवांशिक क्लोटिंग डिसऑर्डर, यानी कि जो क्लोटिंग यानी कि रक्त के स्राव की जो प्रक्रिया होती है उसमें डिसऑर्डर की जो है ये आनुवांशिक बीमारी होती है। देखें डी टू माने किसके कारण, अब्सेंस और डिफिशिएंसी या क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं या वो उसमें कमी हो जाए या फिर वो अनुपस्थित हो जाए। क्लोटिंग फैक्टर कौन होते हैं, 8 और 9 होते हैं। हम इसमें जो है बात करेंगे इसके पैथोजेनेसिस की, यानी कि कैसे ये स्टार्ट होती है। देखें व्हेन, जब एन इंजरी ऑकर इन द बॉडी, यानी कि जब बॉडी में जो है कोई चोट लगती है, ये क्लोटिंग कैस्केड, इसका मतलब होता है सीरीज ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन की जो श्रृंखला होती है कैसे चलती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लोटिंग चलती है। देखें बिगनिंग माने शुरू होते हैं टू स्टॉप द ब्लीडिंग, यानी कि जो ब्लीडिंग हो रही है रक्तस्राव हो रहा है उसको कैसे स्टॉप किया जाता है। ये जो रिएक्शन ऑफ की जो श्रृंखला होती है उसके द्वारा जो है ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप किया जाता है। अब हम इसमें जो है बात करेंगे इसको पैथोजेनेसिस को जो है जानने से पहले हम इसके जो है नॉर्मल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। जब तक नॉर्मल कंडीशंस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम इसके पैथोजेनेसिस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, व्हेन, जब एन इंजरी ऑकर, यानी कि जब चोट लगती है किसी को, तो प्लेटलेट गैदर देयर टू द फॉर्म ए टेम्पररी प्लग, जो जैसे ही चोट लगती है कहीं पर ब्लड वेसल बॉडी के किसी हिस्से में, वहाँ पर प्लेटलेट जो होता है गैदर, यानी प्लेटलेट जो इकट्ठे होने लगते हैं देयर टू फॉर्म ए टेम्पररी प्लग, और वहाँ एक टेम्पररी प्लग का जो है निर्माण करने लगते हैं। प्लग का मतलब होता है रुकावट, टू स्टॉप ब्लीडिंग, और वो इस ब्लीडिंग को जो है स्टॉप करते हैं। लेकिन कैसे देखेंगे, ये फाइब्रिन मेश, एक फाइब्रिन जो होती है, मेश का यहाँ मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि फाइब्रिन के नेटवर्क के द्वारा इज रिक्वायर्ड, यानी कि फाइब्रिन के नेटवर्क के रिक्वायर्ड होता है टू स्ट्रेंथ द प्लेटलेट प्लग, जो प्लेटलेट जो प्लग होते हैं उसके स्ट्रेंथ यानी उसकी मजबूती के लिए जो है फाइब्रिन नेटवर्क की जो है रिक्वायरमेंट होती है। आगे बात करेंगे कैसे, फैक्टर 8 एंड 9 एक्टिवेट द फैक्टर 10, जो फैक्टर 8 और 9 होता है वो फैक्टर 10 को जो है एक्टिवेट करता है। ये क्या करता है, फैक्टर 10 जो होता है, फैक्टर 10 जो होता है आर कन्वर्ट द प्रोथ्रम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन, जो फैक्टर 10 होता है वो प्रोथ्रम्बिन को जो है थ्रोम्बिन में जो कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन जो होता है वो एक प्रकार की जो है एंजाइम्स होती है। हम इसमें जो है आगे बात करेंगे, थ्रोम्बिन एंजाइम जो होती है कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू द फाइब्रिन, थ्रोम्बिन एंजाइम जो होती है फाइब्रिनोजन को जो होता है वो फाइब्रिन में जो है कन्वर्ट करती है, विच जो फर्दर आगे स्ट्रेंथ द प्लेटलेट प्लग,
जो आगे जो होती है प्लेटलेट के जो प्लाग होते हैं उनको स्ट्रेंथ यानी मजबूती देती है। देन तब स्टॉप ब्लीडिंग स्लोली, तब जो है जो ब्लीडिंग हो रही है, रक्तस्राव हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, रुक जाता है। ये तो हो गई बात नॉर्मल कंडीशन की, यानी कि जब पेशेंट को हीमोफीलिया नहीं होता है तो इस तरीके से रक्त के स्राव को रोका जाता है। लेकिन जब हीमोफीलिया कंडीशन में क्या क्या होता है हम उसके बारे में जो है आगे बात करेंगे। हम बात करेंगे हीमोफीलिया कंडीशन की। देखिए इसमें क्या होता है, जब जीन में म्यूटेशन होता है तो उस कारण जो है डिफिशियंसी क्लोटिंग फैक्टर 8 और 9, जिस कारण जो क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाती है, क्लोटिंग फैक्टर 8 और 9 की, जिसके कारण लो थ्रोम्बिन यानी कि जो थ्रोम्बिन का जो प्रोडक्शन होता है वो लो हो जाएगा। आगे क्या होगा, वीक फाइब्रिन मेश, जो फाइब्रिन की जो नेटवर्क होती है वो वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाती है। उससे क्या होगा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, जिससे कारण जो होता है लंबे समय तक जो है ब्लीडिंग बनी रहती है। ये हो गई हीमोफिलिक कंडीशन। अब हम इसके पैथोजेनेसिस को जो है और भी अच्छे से डायग्राम और जो है चार्ट के थ्रू जो है समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलें इसके बारे में समझते हैं। हम लोग जो है हीमोफीलिया के पैथोजेनेसिस को डायग्राम और चार्ट के थ्रू जो है अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये होती है सेल और इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए, और ये डीएनए के जो छोटे से भाग होते हैं हम इसको कहते हैं जीन। यानी कि जब नॉर्मल कंडीशन में होता है, ये देखें, जब इंजरी होती है ये हमारा होता है ब्लड वेसल, जब इंजरी होती है तो ब्लीडिंग जो है स्टार्ट होती है, यानी हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। आगे क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उस दौरान जो है प्लेटलेट का गैदर होता है प्लग के फ्रम में, यानी कि प्लेटलेट जो है इकट्ठे होकर प्लग का निर्माण करते हैं, यानी कि एक रुकावट का, यानी कि इसको कहेंगे क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट। यानी कि जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, प्लेटलेट जो होते हैं इकट्ठे होकर जो है एक प्लग का जो है निर्माण करते हैं। आगे देखें क्या होता है इसमें जो है हम लोग जो है, उसके बाद जो है थ्रोम्बिन एंजाइम जो होती है उसका प्रोडक्शन होता है, किनके द्वारा, क्लोटिंग फैक्टर्स के द्वारा। ये थ्रोम्बिन एंजाइम जो होते हैं वो फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इन द फाइब्रिनोजन को जो है फाइब्रिन में जो कन्वर्ट कर देते हैं। हम इसमें जो है आगे बात करेंगे। फाइब्रिन क्लोट फॉर्म ओवर प्लेटलेट प्लाक, फाइब्रिन जो जो क्लोट होती है वो प्लेटलेट के प्लाक के ऊपर जो है के ऊपर एक फाइब्रिन क्लोट का जो है निर्माण करती है। एज ए फाइनली सील, ये एक जो है अंतिम जो है सील होती है, यानी इसको कहते हैं कि रुकावट ऑन द इंजरी, जहाँ इंजरी हुई हुई होती है वहाँ पर एक फाइनली सील का जो है निर्माण होता है। एंड द ब्लीडिंग स्टॉप, जिससे जो है ब्लीडिंग जो होती है वहाँ स्टॉप हो जाती है। यहाँ हम बात करेंगे, ये देख रहे हैं जो क्रोमोसोम होता है इसको हमको लोग कहते हैं एक्स। हम जानते हैं जो मेल होता है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो फीमेल होती है उसमें जो है एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इसी एक्स पर ही जो होता है ये हीमोफीलिया जो है वो लिंक्ड होते हैं। हम इसमें जो है अब इसके जो है हीमोफिलिक कंडीशंस के बारे में जो है बात, आइए हम इसके जो है हीमोफिलिक कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। ये होता है एक्स क्रोमोसोम और इसी में प्रेजेंट होता है डीएनए, डीएनए के छोटे से भाग को हम लोग कहते हैं जीन। जब इसमें म्यूटेशन होता है यानी हीमोफिलिक कंडीशन में जब इंजरी हो जाए तो ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल ये होता है ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है तो जिस कारण जो होता है डिफिशेंसी क्लोटिंग फैक्टर, यानी जीन म्यूटेशन के कारण जो होता है यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशेंसी हो जाती है, जिसको 8 और 9 जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जिस कारण जो होता है लो थ्रोम्बिन, यानी कि थ्रोम्बिन का जो प्रोडक्शन होता है वो लो होने लगता है। इसके बाद जो होता है वीक फाइब्रिन्स मेस नेटवर्क, यहाँ जो होता है फाइब्रिन का जो नेटवर्क होता है वो वीक हो जाता है। कैसे, क्योंकि जो जो प्लेटलेट होता है एग्रीगेट होते हैं, उस एग्रीगेट जो प्लेटलेट होता है वो जो ब्लड वेस इंजर हुई है उसके निकल कर बाहर ना आ जाए, इसलिए वहाँ फाइब्रिन का एक नेटवर्क बन जाता है। ये नेटवर्क जो होता है उस प्लेटलेट को और भी मजबूती दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है फाइब्रिन का जो नेटवर्क होता है वो वीक हो जाता है, जिस कारण जो होता है प्रोलॉन्ग यानी कि लंबे समय तक जो होता है वो ब्लीडिंग जो है बनी रहती है हीमोफिलिक कंडीशंस में। ये हुई पैथोजेनेसिस ऑफ हीमोफीलिया।
आशा है कि आप बहुत अच्छे से इसको जो है समझ गए होंगे। जानते हैं कि हीमोफीलिया जो होती है वो आनुवांशिक डिसऑर्डर है, आनुवांशिक डिसीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, लेकिन वो जाती कैसे है ये हम जो है आपको बताएंगे। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। यहाँ हम बात करेंगे, ये मेल में हम जानते हैं कि यक्स वाई होते हैं, फीमेल में जो होता है वो यक्स एक्स होता है। यानी किसी मेल की शादी ऐसे फीमेल से हो जाए जिसमें हीमोफिलिक कंडीशन ना हो। ये देखिए, ये कोई पर्सन है जो हीमोफीलिया से ग्रस्त है, और जब उसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से होती है तो किस तरीके से, जब यक्स एक्स मिलते हैं तो हम जानते हैं ये लड़की होगी, और हमेशा वुमेन जो होती है वो हीमोफीलिया के लक्षण को जो है वो ढोने का काम करती है। कभी भी वो हीमोफीलिया से जो है ग्रस्त नहीं, यानी कि ग्रस्त तब होगी जब इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर जो है यच जो है हीमोफिलिक लक्षण मिलेंगे, तभी ये जो है उससे ग्रस्त होगी। नहीं तो ये सिर्फ जो है लक्षणों को ढोने का काम करती है। जब इस एक्स का इस एक्स से मिलता है तभी भी जो है ये कैरियर का ही काम करता है। इस कंडीशन में जब एक्स वाई मिलते हैं ये नॉर्मल होते हैं, और ये एक्स और वाई जब मिलते हैं तभी भी जो लड़का बनेगा वो नॉर्मल होगा। इसमें जो लड़की बनेगी वो सिर्फ कैरियर यानी लक्षणों को ढोने का काम करेगी। अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें, जब किसी ऐसी महिला का विवाह जो कैरियर हो और एक नॉर्मल पुरुष से हो जाता है तो उससे उत्पन्न जो संतान होती है, देखेंगे जब यक्स एक्स से मिलेंगे तो ये जो लड़की पैदा होगी वो कैरियर की होगी, लेकिन जब यक्स वाई से मिलेंगे जो लड़का होगा वो हीमोफीलिया से क्या होगा, वो ग्रस्त होगा। जब ये एक्स एक्स मिलेगा ये लड़की जो पैदा होगी वो नॉर्मल होगी, और यक्स वाई से जो लड़का होगा वो भी नॉर्मल होगा। इस तरीके से इसकी आनुवंशिकी जो है यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं वो चलते रहते हैं। जो हीमोफीलिया से ग्रस्त जो पेशेंट होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जो इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे हीमोफीलिया के, देखेंगे ब्लड इन यूरिन एंड स्टूल, यानी कि यूरिन में और स्टूल में जो है ब्लड आने लगेगा। अगले लक्षण की बात करेंगे जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग, जो जॉइंट होते हैं उसमें जो है पेन और जो है स्वेलिंग हो जाएगी। आगे बात करेंगे हैवी ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर इंजरी, अगर थोड़ा सा भी कट हो लगेगा वहाँ पर भी हैवी ब्लीडिंग यानी रक्त का स्राव होने लगेगा। अगले सिम्टम्स की बात करेंगे ब्लीडिंग इन ब्रेन में भी जो है ब्लीडिंग होने लगेगी। आगे बात करेंगे कॉफिंग ओवर द वोमिटिंग ब्लड, यानी कि जब आपको कफ होगी यानी खांसेंगे या फिर उल्टी होगी तभी भी आपको ब्लड आने लगेगा। अगले नंबर की हम बात करेंगे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि जब महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है मंथली, वो जो है हैवी मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें ब्लीडिंग होने लगेगी। हम अगले नंबर की अगर आप बात करेंगे ब्लीडिंग गम ओवर माउथ, जो मसूड़ों होते हैं और माउथ होते हैं वहाँ से भी जो आपको जो है रक्त स्राव जो दिखाई देंगे। नोज ब्लीड्स, जो नाक से भी आपको जो है रक्त स्राव जो है दिखाई देंगे जो है। अब हम इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि जटिलता, यानी कि जब डिसीज जो है अनकंट्रोल हो जाती है। फर्स्ट की अगर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें, जॉइंट डैमेज देखेंगे फ्रिक्वेंटली, यानी कि बार बार अनट्रीटेड ब्लीडिंग, यानी कि ऐसी ब्लीडिंग रक्त स्राव जिसका ट्रीटमेंट ना किया गया हो। इनटू जॉइंट में जो है नी जैसे एल्बो, जो नी और एल्बो होते हैं का जिस कारण बनते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन, यानी क्रोनिक इन्फ्लामेशन वहाँ हो जाती है। और क्या होगा, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन, और जो कार्टिलेज होता है वो नष्ट होने लगे। एंड क्रोनिक पेन, और वहाँ जो क्या हो जाएगी, क्रोनिक पेन हो जाएगी। यानी कि जब ब्लीडिंग जो होती है जिसका उपचार ना किया गया हो बार बार होगी तो वहाँ पर जॉइंट में जो होता है कार्टिलेज का जो है डिस्ट्रक्शन यानी नष्ट होने लगेंगी, और वहाँ क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगी यानी पुरानी सूजन हो जाएगी, और वहाँ क्रोनिक जो है पेन यानी कि पुरानी जो है दर्द होगी। हम अगले नंबर की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे डीप इंटरनल ब्लीडिंग। आइए इसमें देखते हैं कैसे। ब्लीडिंग इनटू मसल, जब मसल्स के अंदर जो होता है ब्लीडिंग होती है ना, रक्तस्राव होता है, कैन लीड टू सिग्निफिकेंटली स्वेलिंग, वहाँ पर जो होता है स्वेलिंग आ जाती है। पुटिंग प्रेशर ऑन नर्व, जिसके कारण जो होता है जो नर्व होता है उसके ऊपर जो है प्रेशर जनरेट हो जाता है, काजिंग, जिस कारण जो होता है नंबनेस ओवर द क्रोनिक पेन, वहाँ पर जो होता है नंबनेस यानी कि झुंझुनाहट हो जाएगी या फिर क्रोनिक जो है पेन हो जाती है मसल्स में। हम अगले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे
इंट्राक्रैनियल हीमोरेज यानी कि ब्रेन में जो होता है रक्त का स्राव। बात करेंगे ब्लीडिंग इनसाइड द ब्रेन, जब ब्रेन के अंदर जो है ब्लीडिंग यानी रक्त स्राव हो जाए, कैन अकर माने पाई जाती है, लीडिंग टू सीरियस न्यूरोलॉजिकल डैमेज, वहाँ जो होती है गंभीर रूप से न्यूरोलॉजी जो होती है डैमेज हो जाएगी, वो या डेथ या उसकी डेथ हो जाएगी, जिस कारण जो है वहाँ सिम्टम दिखाई देंगे। वो सिम्टम कौन कौन से वहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे, बात करेंगे सेवर गंभीर हेडेज, वहाँ जो है गंभीर तरीके से आपको गंभीर सर दर्द हो जाएगा या फिर जो है वोमिटिंग या उल्टी जो है स्टार्ट हो जाएगी। हम अगले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट इन्फेक्शन, देखें हीमोफिलिक पेशेंट, जो हीमोफिलिक जो पेशेंट होते हैं अंडर गो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब वो जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में चले जाते हैं, यानी कि जब उनको बार बार जो है ब्लड चढ़ाया जाता है, 10 इस प्रकार दे में रिसीव कंटामिनेटेड ब्लड, इस तरीके से वो जो है कंटामिनेटेड ब्लड को भी रिसीव कर लेते हैं। प्रोडक्ट विच जो इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो रिस्क के इन्फेक्शन को क्या कर देता है, वो बढ़ा देते हैं, यानी कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के कारण जो होता है, कभी भी जो है कंटामिनेटेड ब्लड अगर मिल गया तो जी उससे क्या होता है, इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब हम इसको जो है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हम बार बार बता रहे हैं मित्रों कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पैथोजेनेसिस के बारे में पूछा जाता है। पैथोजेनेसिस के बारे में हर डिसीज़ में जो है सबसे अच्छे से पढ़िएगा। हम जो है आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, बस जब जो है ये टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि सिलेबस जब ख़त्म हो जाएगा। बात करेंगे डायग्नोसिस में जो है क्लोटिंग फैक्टर टेस्ट के द्वारा या कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम लोग जो सीबीसी कहते हैं, इसके द्वारा इसकी डायग्नोसिस करते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो इसमें है क्लोटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा, जीन थेरेपी के द्वारा, क्योंकि हीमोफीलिया जो होता है जीन म्यूटेशंस के कारण होता है, तो जीन थेरेपी के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वैक्सीनेशन यानी जिसको हम लोग टीकाकरण कहते हैं, उसके द्वारा जो होता है। एंटी फाइब्रोनोलिटिक्स जो होती हैं मेडिसिन, उनके द्वारा इसका जो है हीमोफीलिया को जो हम लोग जो है ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरीके से जो है इस वीडियो हमने जो इस टॉपिक को कंप्लीट किया। अब हम अगले टॉपिक्स में बात करेंगे, अगली वीडियो में जो है इंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में जो है बात करेंगे।